यहाँ पर कहते हैं कि बोरन जैसे क्लोरीन क्लोरीन, ये हुआ क्लोरीन, ये sp2 हाइब्रिडेशन हुआ, ये 2p इसका वेकेंट, 2p वेकेंट। अब ये 3p में दोहरा इलेक्ट्रॉन है, ये डू नॉट पैरेलल, हाइट बराबर नहीं है ना, सो डू नॉट कोऑर्डिनेटेड, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है। नंबर 2, क्लोरीन बड़ा है, बोरन छोटा है। ये बड़ा एटम जो है larger size for chlorine atom do not existed around boron due to repulsion। हम लोग दो रीजन बोलेंगे। ये बोरन ट्राइक्लोराइड जो है डायमंड नहीं बनाता है, क्योंकि उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो पाई बॉन्ड के जरिए होता है। तो जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का डायमराइजेशन इससे नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोरीन इससे पाई बॉन्ड बहुत ओवरलैपिंग का लेस एक्सटेंट हो जाएगा। और दूसरा नंबर है कि क्लोरीन बड़ा एटम है, बोरन छोटा एटम है, तो जब डाइमर बनता है तो बोरन के चारों तरफ 4 क्लोरीन एटम का एडजस्ट हो जाएगा। ये 4 क्लोरीन का एडजस्ट होना मुश्किल है, क्योंकि आपस में रिपल्सन होने लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि बोरन ट्राइक्लोराइड जो है वो डाइमर नहीं बनाता है, उसका ये रीजन है। एल्युमिनियम क्लोराइड डाइमर बनाता है, जब मोनोमर होगा तो लुईस बेस होगा, लुईस एसिड होगा। अब ये लुईस एसिड का स्ट्रेंथ जो है, अगर ग्रुप 13 एलिमेंट बदलता जाएगा तो उस पर क्या असर होगा। हम लोग एक यहाँ पर ट्रेंड्स बनाएंगे, ट्रेंड्स इन ट्राइवेलेंट स्टेट, strength of Lewis acid in group 13 और किसी भी ग्रुप में decreases down the group में ऊपर से नीचे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग, माने स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड जो है घटेगा। अब एक इसमें लिख देते हैं BCl3 AlCl3 if monomers, GSCl3 InCl3 TlCl3, इस तरह से हुआ। एसिड का स्ट्रेंथ इस तरह से घटेगा, टॉप टू बॉटम strength of Lewis acid का स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे घटेगा। अब दूसरा बात हम लोग करते हैं, इन ट्राइवेलेंट स्टेट ऑफ ग्रुप 13 elements are generally covalent compound and hydrolyzed, और ये हाइड्रोलाइज्ड करता है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ BCl3 BF3। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे BCl3 completely hydrolyzed to form BOH whole 4
माइनस sp3 टेट्राहेड्रल sp3 टेट्राहेड्रल। बोरन ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट है +3 यानी ट्राइवेलेंट स्टेट में ये जो हाइड्रोलाइज करता है, और जनरली ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ट्राइवेलेंट स्टेट में ये हाइड्रोलाइज करता है। अगर बोरन ट्राइक्लोराइड हाइड्रोलाइज करता है उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है टेट्राहेड्रल से। BCl3 plus 3H2O H3BO3 H3BO3 plus 3HCl, ये बोरिक एसिड बना। बोरिक एसिड ये फिर फर्दर ये H3 है, H3BO3 H3BO3 फिर ये हाइड्रोलाइसिस करता है BOH whole 4 plus H3O plus, क्या गया H3O plus, ये बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन, इसी का टेट्राहेड्रल होता है sp3 हाइड्रोलाइजेशन टेट्राहेड्रल। अब इससे आगे इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ BF3 is partial since formed H3BO3 react with HF। अब समझ लें इसको हम 4BF3 plus 12H2O 4H3BO3 plus 12HF। अब ये जो अब इसका इसके साथ रिएक्शन हो जाता है ना। अब बनता क्या है 3H3BO3 plus 12HF, इससे आपस में रिएक्शन कर लेगा 3BF4 माइनस, ये बन जाता टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये नहीं बनता, ये बन जाता है। ये एक खास बात है, नया बात है, जानना है कि BF3 का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो BCl3 से हटके होगा, पूरा हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, पार्शियल होता है, इसलिए प्लस 9H2O बनता है। अब इसको आप जोड़ लीजिए पूरा रिएक्शन को, तो बात समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4BF3 प्लस 4BF3 प्लस यहाँ से इधर गया 3H2O। अब ये जाके इसमें से घट जाएगा H3BO3 प्लस 3BF4 माइनस, ये बन गया। इस तरह का स्ट्रक्चर का अचीव हो गया, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, तो ये आयंस बन जाता है, इसमें भी sp3 हाइड्रोलाइसिस। कहता है कि HF का पूरा हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इसी वजह से, है ना। ये जो HF जो है H3BO3 से फर्दर रिएक्शन कर जाता है। ये फर्दर रिएक्शन कर जाने से, है ना, BF4 बना देता है। तो BF4 का बनना ये साबित करता है कि इसका पूरा हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। अब इसके इनकाउंटर हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ PlCl3 देखते हैं। PlCl3 का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ AlCl3
in acidified aqueous solution. अब हम लोग लेंगे AlCl3 प्लस 6H2O, Al प्लस 3 बनेगा, इसमें H2O होल 6, ये प्लस 3 आयन बन के रहेगा और प्लस 3Cl माइनस आयन रहेगा। इस तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका रीजन हो गया कि सिंस एल्युमिनियम इज थर्ड पीरियड element and it has vacant d orbital, इसके पास vacant d orbital है, इसलिए ये ऐसा हाइब्रिडेशन करता है। BH2O whole 6 plus 3 do not exist since boron is second period element and have no second period element and have no vacant d orbital। इसमें कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसका फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को हम जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और बोरन उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है क्योंकि बोरन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अब यहाँ पर जो हम लोग स्टडी किए, यहाँ पर ये स्टडी किए, ये अब रिएक्टिविटी हम लोग देखते हैं, फिर इसमें जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा आगे अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ग्रुप 13 का ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, हम लोग का टॉपिक जो चलते आ रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। हम लोग जानते हैं एयर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब हम लोग बोलेंगे रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हम लोग थोड़ा सा बात कर लें पहले बोरन, क्रिस्टलाइन बोरन do not react with dioxygen। कहते हैं क्रिस्टलाइन बोरन जो है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सिंस क्रिस्टलाइन बोरॉन is very hard in B12 icosahedral lattice structure and boron is smaller in size. Boron is smaller in size, so enthalpy
enthalpy of atomization of crystalline boron is very high. मतलब क्रिस्टलाइन बोरन सॉलिड को बोरन गैस में बदलने में बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। इंथैल्पी ATMH वेरी हाई, बहुत देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्रिस्टलाइन बोरन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। बोरन का जो एक्सिस्टेंस होता है B12 एक डिस्क्रीट बनता है जिसमें इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, 12 कॉर्नर होता है, उसमें 20 फेस होता है, उस पर बोरन का छोटा छोटा एटम सजा हुआ रहता है, और जितना एटम छोटा होगा वो करीब से जुड़ेगा और मजबूत बॉन्ड बनेगा। इसलिए क्रिस्टलाइन बोरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना है। किताब में सिंपल लिख दिया क्रिस्टलाइन बोरन डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये एक्सप्लेनेशन के साथ जो एनसीईआरटी किताब पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना, सोच समझ के पढ़ना है ना। और हमारा सारा क्वेश्चन उससे पकड़ाएगा। अभी हम इस क्लास के बाद फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का, एंट्रेंस क्वेश्चन का, और उसमें हम पूरा एनसीईआरटी किताब के रेफरेंस में बात समझाते हैं। ये तो क्रिस्टलाइन बोरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने का लॉजिक बनता है इस तरह से। और नेक्स्ट बोलेंगे एल्यूमिनियम do not react with oxygen since, अब यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट है, since Al2O3 oxide layer formed at the surface of aluminium that prevent further reaction of boron, further reaction of aluminium to oxygen.